जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। इससे जो पिछला चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें जितना भी जो भी हमने पढ़ा उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता था, हाँ या ना। या तो ऑब्जेक्ट कोई नीचे गिर रहा है फ्री फॉल, तो वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। कोई कार एक स्ट्रेट हाईवे पर चल रही है, वो भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है ना। इसी तरीके के हमने मोशन सारे पढ़े थे। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या है, एक प्लेन पर, जैसे बोर्ड है कि ये प्लेन है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका मोशन किसके अंडर आएगा, मोशन इन अ प्लेन। इतना समझ में आ गया। आज हम लोग वेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में वेलोसिटी, फोर्स, ये सब एक वेक्टर होते हैं। तो वेक्टर हम क्यों बनाते हैं, क्यों हम रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को वेक्टर फॉर्म में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके बारे में बच्चों हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं ना। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, अच्छा स्केलर है क्या, दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, इसका ऑपोजिट, यानी कि ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज that has both magnitude and direction are called vector quantities। समझ गए। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ तभी चेंज आता है जब मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, समझ गए। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें चेंज तब माना जाएगा जब या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आया हो, या तो डायरेक्शन में चेंज आया हो, और या फिर दोनों में चेंज आया हो। इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने तुम्हें, वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, तब जरा चेक करो, अगर मान लो ये कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ पर, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो अगर इसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन में क्यों माना जाता है, क्योंकि हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये जाना कहाँ चाहता है, सीधा, ये टेंजेंशियली सीधा जाना चाहता है, पर क्योंकि ये टर्न हो गया है तो हर पॉइंट पे जब यहाँ जाएगा अगेन वही होगा, फिर से जाना इधर चाहता है पर टर्न हो गया इधर, तो हर पॉइंट पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, जबकि मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी चेंज इन वेलोसिटी माना गया था कि नहीं। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें चेंज तब माना जाएगा जब या तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा हो, या तो मैग्नीट्यूड में, और या फिर दोनों में। और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है बच्चों, चेंज इन स्केलर क्वांटिटीज is obtained या is observed only when there is change in magnitude। यानी अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तभी स्केलर क्वांटिटी में चेंज माना जाएगा, हाँ या ना। लेकिन इसमें क्या होता है,
change in either magnitude or direction or both will cause change in vector quantity. ये बात समझ में आ गई बच्चों? और कोई पॉइंट तुम्हारे दिमाग में है ऐसा जो तुम बोलना चाहते हो वेक्टर या स्केलर क्वांटिटीज के बारे में? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिकली किया जाता है। स्केलर क्वांटिटी का बेस्ट एग्जांपल है मास। तो अगर मैं किसी मास में और एक्स्ट्रा मास ऐड कर दूं, जैसे 5 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उसमें 3 kg और ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो गया? 8 kg। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल लॉ लगते हैं जो आपको आने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक डिफरेंस है। यानी कि स्केलर quantities can be added or subtracted algebraically, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज cannot be added by normal algebra. There are special laws for their addition. ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा तुम चाहो तो इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल में मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? देखो इस चैप्टर में ना आगे हम जो भी काम करने वाले हैं सारा काम वेक्टर में होगा। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, हर पेज पर कोई भी पेज टर्न कर लेना बुक का, ए वेक्टर, बी वेक्टर, आई कैप, मतलब सब कुछ इसी फॉर्म में मिलने वाला है। तो पहले तुम्हें अच्छे से ना वेक्टर्स के बारे में समझना होगा। आधा चैप्टर, बल्कि आधा नहीं, 75% चैप्टर में वेक्टर के ही बारे में बताया जा रहा है। वेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो स्पेशल लॉ कौन से हैं जिसके थ्रू उनको ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी से, किसी नंबर से, या फिर दो वेक्टर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? तब जाकर के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा तुम्हारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में भी देखो, हर क्लास में मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं ना, ठीक उसी तरह से मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं इस चैप्टर में भी, जिस पर तुम्हें पूरा ध्यान देना है, पूरी मेहनत करनी है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये दरअसल वेक्टर प्रोडक्ट्स का टॉपिक है। देखो ये टॉपिक अलग हो गया, ये तो अभी मैंने तुम्हें डिफरेंस समझा दिया है ना। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, चाहो तो तुम कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख सकते हो। ये वेक्टर प्रोडक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर मैं आपको दो वेक्टर दे रहा हूँ और मैंने कहा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास दो मेथड है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे या तो डॉट प्रोडक्ट करोगे, या तो डॉट वाला प्रोडक्ट करो। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर मैं तुम्हें टॉपिक के नाम बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ट्राइएंगल
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अलावा एक और लॉ भी होता है पॉलीगन लॉ, पर इन दोनों से काम चल जाता है। अगर ये दोनों आपको आते हैं तो पॉलीगन लॉ को अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये समझ लो, इससे तुम बच नहीं सकते। चाहे आप आईआईटी का एग्जाम दो, जेई का एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, इससे पीछा नहीं छूटने वाला। समझ में आ गया? और ये फाइनल एग्जाम में भी आएगा, मिड टर्म वाले एग्जाम्स में भी आएगा, जरूर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में यही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और होता है रिवर फ्लो वाला। ये मैं तुम्हें बस वैसे ही बता दे रहा हूं, जैसे ये नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, बंदा यहां से तैरना शुरू करेगा और वो सीधा जा रहा है, तो क्या वो कभी यहां सामने पहुंचेगा? क्योंकि नदी उसको बहा के थोड़ा आगे ले जाएगी, तो वो यहां पहुंचेगा। हाँ या ना? या उसने अगर ठान ही लिया कि नहीं मुझे सीधा यहीं पहुंचना है सामने, तो वो इधर की तरफ नहीं तैरेगा, बल्कि वो इधर की तरफ तैरना शुरू करेगा, ताकि नदी उसको धक्का मार के ले जाए और फाइनली वो यहाँ पहुंचे। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस टॉपिक के ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? इसके अलावा सर्कुलर मोशन का नाम सुना है? सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन का ही पार्ट है, और वो भी प्लेनर मोशन में ही आता है। जैसे मान लो अगर आप किसी मासिव ऑब्जेक्ट को धागे से बांध कर और उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो क्या वो एक प्लेन पे नहीं घूम रहा है? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सर्कुलर मोशन ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इसके ऊपर, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चंस। सबको मेरी बात समझ में आ गई? ये जाके लिख लेना आज कॉपी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है और आप कह रहे हो किसी से हाँ मुझे आता है, तो आपको ये बेसिक चीजें आनी ही चाहिए। चले आगे। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो बच्चों, वेक्टर में तुम्हें अच्छे से पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, हम ये बात अच्छे से जानते हैं, किसी भी वेक्टर के अंदर क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्रबंध करना है कि ये दोनों चीजें उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएं। तो मान लेते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन, और डायरेक्शन के लिए एरो। डायरेक्शन के लिए तो एरो ही लगेगा भाई, कोई और तरीका है डायरेक्शन दिखाने के लिए? एरो हेड। तो अगर ये दोनों चीजें मिला दूं तो बच्चों क्या वेक्टर बन जाएगा? मतलब मैंने ये बना दिया, क्या बन गया? ये वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई? क्या बन गया? ये वेक्टर। और ये वेक्टर मुझे बता रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, जो भी इसकी लेंथ है, व्हाटएवर, जो भी हमने मार्क करके दिया हुआ है। और ये जो हेड है एरो का, ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक जो ये लेंथ है, यहां से यहां तक मान लेते हैं ये है 10 न्यूटन। मैंने स्केल से नापा और मैंने बोला कि ये 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 न्यूटन। तो बच्चों अब चेक करो इसकी लेंथ कितनी हो गई यहां से लेकर यहां तक, जल्दी बोलो। 2 सेंटीमीटर हो गई। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो चेक करो ना, 1 + 1 2 सेंटीमीटर नहीं हो गया? तो 2 सेंटीमीटर का मतलब ये कितना हो गया? तो पक्का ये कौन है? न्यूटन में तो फोर्स ही होगा ना। और बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर। तो अब मुझे पता लग गया कि ये फोर्स है 20 न्यूटन का, जो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। बात समझ में आ गई? चलो एक और एग्जांपल।
मैंने कहा कि ये जो है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ पर लाइन बनाई, इसका क्या मतलब हो गया? तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा इसकी लेंथ कितनी है। तो चेक करो, 1 2 3 4, टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर, विच मीन्स दिस इज 40 मीटर। तो बच्चों ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डायरेक्शन है ना, वेक्टर क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट ही होती है ना। और ये एरो हेड क्या बता रहा है इसकी? बात समझ में आ गई? पक्का? इसका मतलब ये जो लाइन है इसको मैं बोलूंगा टेल, इसको मैं बोलूंगा हेड। टेल मुझे क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। और हेड मुझे क्या बताएगा? डायरेक्शन। और इस पूरे को मिला के क्या बोलेंगे? एक वेक्टर। भाई आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही तो चाहिए ना, तो मुझे बताओ कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? जैसे फोर्स है, फोर्स को मैंने लिखा 50 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट, या तो आप ऐसे लिखो पूरा, इतना टाइम है आपके पास, तो हम चीज को छोटा बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हो गया। और साइड में कहीं बता देंगे कि यहाँ 5 सेंटीमीटर आ गए, 1 2 3 4 5, ये हो गया 50 न्यूटन। ये लो, टॉपिक का नाम पढ़ो और ये बताओ समझ में आया कि नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुछ नहीं करना, टेल और हेड लगानी है। टेल की जो लेंथ है वो हमको क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। और जो हेड है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन। दैट्स इट, खत्म। कोई दिक्कत? चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जब नाम दिया गया है तो कुछ होता ही होगा, और जब कुछ होता है तो पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ लेंगे तब उसके बाद पता लगाएंगे कि इसको नाम पोजीशन वेक्टर ही क्यों दिया गया है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं सीधा डेफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है, पहले समझते हैं है क्या। अच्छा, नाम से कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा हो। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो एक प्लेन पर, प्लेन समझते हो ना, मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर का नाम ही वही है। तो एक प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन मुझे बतानी है, ये बोर्ड भी तो एक प्लेन है, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, क्या ये बोर्ड एक प्लेन नहीं है? इस प्लेन पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यहां पर कोई बैठा हुआ है, पॉइंट नजर आ रहा है? अरे वीडियो में नजर आ रहा है? यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप मुझे इसकी पोजीशन कैसे बताओगे? तो बोर्ड का ये वाला जो एज है ये वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। एक काम करते हैं, ग्राफ बनाइए। मैंने ग्राफ बनाया, सीधी है ना लाइन, काम चला लो बच्चों। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी आप पोजीशन कैसे बताओगे? आपके पास कोई तरीका है? बहुत सिंपल है, बचपन में पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स। तो आप यहां पर मार्किंग करोगे 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब यहां पर भी 1 सेंटीमीटर मार्क करोगे, 1 2 3 4 5 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, यही करोगे? हाँ या ना? फिर आप स्केल रखोगे और आप चेक करोगे ये कहां पर आ रहा है, तो ये मिल गया। फिर आप स्केल यहां पर सीधा रखोगे और इसको मेजर करोगे ये कहां पर आ रहा है। बच्चों चेक करो, ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं P, और इसकी पोजीशन है 5,5। बोलो हाँ। किसी भी लोकेशन की, किसी भी पॉइंट की
पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है पहला मेथड कोऑर्डिनेट्स x, y, जो कि यहां पर फिलहाल क्या है 5,5। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकें? इसकी पोजीशन बताने का कोई और तरीका है? तो बच्चों ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सोचो, ये जो पोजीशन 5,5 है ये किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। हाँ यार, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक और तरीका जरा सोचो, अगर मैं यहां खड़ा होकर आपको इशारा करके बता दूं कि आप इस डायरेक्शन में चले जाइए, मान लो यहां पर खड़ा होकर ऐसे बोलूं आप इधर चले जाइए, ऐसे ऐसे, क्या बताया मैंने? खाली डायरेक्शन। और मैं उसके साथ आपको ये भी बता रहा हूं कि आप इधर जाइए, कितना डिस्टेंस? 2√5, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी है। तो मैंने आपको बताया, मैं इसको रेड पेन से मार्क कर दे रहा हूं, आप इस दिशा में चले जाइए, ये रहा एरो। तो ये तो मैंने डायरेक्शन बता दी बच्चों एरो से, और इसकी लेंथ भी मैंने बता दी, तो जो टेल की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर किसी को ये बता दो कि भैया यहां से आप इधर चले जाइए, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के, या जो भी है व्हाटएवर, बस डायरेक्शन बता दी मैंने उसको कि आपको इधर जाना है और कितना जाना है वो मैग्नीट्यूड भी बता दिया। तो ये जो वेक्टर यहां पर बना, इसको आप क्या नाम दोगे? इसको आप नाम दोगे पोजीशन वेक्टर। क्या नाम दोगे? आ गया समझ में? तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विच gives us या tells us the position of a point or location in a plane is called position vector। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो एक मेथड तो आपके पास ये था कोऑर्डिनेट वाला, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा मेथड आपके पास क्या मिला आपको? पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर यहां पर कौन है बच्चों? ओपी वेक्टर। चेक करो, मैंने ओ से पी तक एक लाइन को जोड़ा। अब ओपी जो लाइन है वो सिर्फ लाइन नहीं है, वो एक वेक्टर है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है। हाँ या ना? तो ओपी वेक्टर जो है ये क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है। यानी ओपी वेक्टर जो है वो हमें क्या बता रहा है? इज अ वेक्टर विच गिव्स अस या टेल्स अस द लोकेशन या पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, और सुनो बच्चों। यूनिट वेक्टर के बारे में जानते हो? अभी नहीं जानते होगे ऑब्वियसली, मैंने बताया नहीं है, पर मैं तुम्हें एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, हालांकि हमें डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर के बारे में एक बात याद कर लो, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1। बस समझ में आ गया? अगर मुझे किसी को ये बताना है कि एक्स एक्सिस कहां जा रहा है, तो क्या मैं उसके साथ पूरा बोलूंगा एक्स एक्सिस ये जा रहा है, 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 इंफिनिटी तक चल के जाओगे क्या उसके साथ? नहीं ना। आप उसको खाली डायरेक्शन बताओगे, एक्स एक्सिस यहां जा रहा है, एक्स एक्सिस इधर जा रहा है। तो ये जो लेंथ आपको कुछ तो लेंथ यूज करोगे ना, तो वो यूनिट वेक्टर बन गया। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? उसको हमने नाम दे रखा है आई कैप। आई कैप, ऊपर कैप लगा देते हैं ऐसे करके, ये कैप होता है।
इसका मतलब यूनिट वेक्टर। तो दुनिया में जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं उनके ऊपर कैप ही लगती है। ऐसे ही बच्चों यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस का भी होता होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस भी होता होगा। अगर कोई मुझसे पूछे भैया वाई एक्सिस कहाँ जा रहा है, तो क्या मैं जिंदगी भर वाई एक्सिस पर चलता जाऊंगा कि इन्फिनिटी तक? ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस कहाँ जा रहा है? इधर। तो खाली मैंने उसको 1 यूनिट मैग्नीट्यूड दिया और मैंने उसको मेनली डायरेक्शन बताने के लिए, कुछ तो चाहिए ना मैग्नीट्यूड, तो 1 यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बता दी, उसको बोलते हैं बच्चों जे कैप। यानी अगर इसकी मैग्नीट्यूड सच में 1 है तो ये वेक्टर सिर्फ यहां से यहां तक ही रहा होगा, बोलो हाँ, आई कैप। और जे कैप सिर्फ यहां से यहां तक रहा होगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो अब ये जो ओपी वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, जरा चेक करो। ओपी वेक्टर जब भी कभी फाइंड करना हो, इस तरीके का कोई पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना हो, आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट में से इसका, ये देखो ओरिजिन का पॉइंट होता है 0,0, है ना? तो x वाले कोऑर्डिनेट में से एब्सिसा माइनस कर दो, 5 - 0 i। समझ में आ गया? और y में से y वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, तो 5 - 0 j। तो आपके पास OP वेक्टर कितना आ गया? 5i + 5j। समझ में आ गया? तो बच्चों जरा चेक करो, क्या हमेशा हम बार बार यही माइनस करते रहेंगे 0 0? अब तो हमें पता चल ही गया है कि कोई भी पॉइंट, अगर मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो बच्चों 7, कहां जा रहा है? 4 पे जा रहा है ना, इसको 4 पे बना दो। मान लो ये जो पॉइंट है 7,4, तो बच्चों इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं r। तो OR वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? क्या आप अगेन 7 - 0 4 - 0 करोगे? सीधा क्या लिखोगे? 7i + 4j। समझ गए? तो अगर मान लो कोई ऐसा कोऑर्डिनेट है जिसका, कोई ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इसको मैं नाम दे दिया t, इसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको क्या नाम देंगे? OT वेक्टर, विच इज इक्वल टू xi + yj, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो x - 0i, y - 0j। बात समझ में आ गई है नहीं? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया? एक बार फिर से सुन लो। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें किसी पॉइंट या लोकेशन की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है एक प्लेन पर, और ऐसे वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत? और वो कैसे काम करता है मैंने बता दिया। आपको जो भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, या देख लो ग्राफ में पता लग जाएगा। तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है उसके आगे i लगा देना है, y वाले के आगे j लगा देना है, बन गया पोजीशन वेक्टर। एंड ऑरिजिन से जोड़ देना उसको। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया? एक बार फिर से रिकॉल कर लो। पोजीशन वेक्टर किसकी पोजीशन बता रहा है? एक पॉइंट की, एक पॉइंट की, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बता रहा है? जरूरी तो नहीं है कि वो पॉइंट स्टेशनरी हो। वो जो पॉइंट हमने मार्क किए थे अभी ग्राफ पर, क्या पता वो चल के जा रहा हो कहीं और पे। आप ऐसे इमेजिन कर लो, इस बोर्ड पर एक चींटी चल रही है, वो चींटी यहां से चलना शुरू हुई और यहां से लेकर यहां तक चली गई, तो क्या उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हाँ या ना? और हम अच्छे से जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट उसने किया, तो ऐसी लाइन बना के एरो बना दूं तो जो वेक्टर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ या ना? लॉजिक समझ में आया या सीधे डेफिनेशन लिख दूं? आगे समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है?
एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया और कहां मूव किया ये बताता हो, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी मैं ग्राफ बना के तुम्हें समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं, ठीक है। यानी कि अ वेक्टर which tells us the magnitude and direction of the object which moves from one point to another in a plane। अब बताओ टॉपिक का मतलब समझ में आ गया। इस बार जो पॉइंट है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, वो चल के जा रहा है। तो वो किधर चल कर गया, किस डायरेक्शन में गया और कितना चल कर गया, क्या बन जाएगा इससे? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट ही तो मिल रहा है भाई। आपके पास एक तो मैग्नीट्यूड आ गया, कितना चला, और आपको डायरेक्शन भी मिली, किधर की तरफ चल कर गया। तो आपको ये दोनों चीजें मिलाकर एक वेक्टर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? चलो इसको बना के देखते हैं बच्चों। फिर से मैंने ग्राफ बनाया, इधर बना देता हूं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। और मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहां से ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक गया है। इतनी बात समझ में आ गई? कहां से चलना शुरू हुआ? ए से कहां तक गया? बी तक। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का हुआ, तो जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। बोलो हाँ, क्योंकि ए टू बी है ना। अच्छा, अब ये वेक्टर इकट्ठा सीधा एक ही बार में मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूं, मान लो। लेकिन अगर मैं इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करूं, इनिशियल में ये क्या है? एक पॉइंट। तो अगर इनिशियली यहां पर वो रुका हुआ था, यहां से चलना शुरू हुआ है, तो अगर मैं इसको ओरिजिन से जोड़ दूं बच्चों, तो ये जो ओ ए मिलेगा, ये ओ ए क्या है? हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि ए भी है। पर मैंने क्या करा, मैंने ओरिजिन से ए को जोड़ दिया, क्या मिल गया? पोजीशन वेक्टर। किसका? ए पॉइंट का, मतलब जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ था। बच्चों अगर मैं ओ से, क्योंकि फाइनली वो चलकर गया बी तक, बी पर रुक गया, तो बी अब क्या बन गया? एक फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो ओ से अगर मैं बी को जोड़ दूं और इधर एक एरो बना दूं, तो बच्चों ओ बी वेक्टर क्या बन गया? वो भी पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि वो एक पॉइंट है। तो याद रखना, जब भी आप इस फाइनल पॉइंट वाले ओ बी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर को माइनस करोगे, आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ गया? मान लो बच्चों ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। x1 y1 लिख दूं या ऐसे 1 2 3 4 मार्क करके असली वाले पॉइंट्स बनाओ, चल जाएगा काम? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1। बच्चों बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x2, y2। ऑरिजिन के 0 0। कोई दिक्कत? तो बच्चों यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है? यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कौन? ए बी वेक्टर, जो मुझे फाइंड करना है। तो याद रखना, आपको अगर ये बी वेक्टर फाइंड करना है, आप क्या करोगे? पहले आप ओ बी वेक्टर लिखोगे, उसमें से माइनस कर दोगे ओ ए वेक्टर। मतलब कि पहले आपको दो पोजीशन वेक्टर निकालने होंगे और फिर ओ बी वाले में से ओ ए को माइनस करना होगा। समझ गए? हाँ, अगर बी से ए की तरफ गए होते तो एरो इधर होता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तब आप ओ ए माइनस ओ बी कर रहे होते। समझ में आ गया? तो बच्चों जल्दी बताओ, ए बी वेक्टर कितना आ गया? तो पहले ओ बी वेक्टर निकालना होगा। अब ओ बी वेक्टर कैसे निकलेगा? इसके कोऑर्डिनेट्स x2 - 0 i, y2 - 0 j। अभी बताया था ना? तो ये पूरा लिखूं या सीधा लिख दूं? x2i प्लस y2j ऐसे लिख दूं या फिर माइनस कर करके लिखूं? आगे समझ में?
इसमें से क्या माइनस करना है बच्चों? OA वेक्टर। चेक करो OA वेक्टर कितना है? x1 माइनस 0 i, y1 माइनस 0 j। तो क्या बन जाएगा? x1 i प्लस y1 j। अब बच्चों माइनस करना कितना आया बताओ? x2 i प्लस y2 j, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस x1 i माइनस y1 j। हाँ या ना? बच्चों i वाले एक साथ ले लो, i वाले एक साथ ले लो, तो x2 माइनस x1 i बाहर आ जाएगा, चेक करो। और y वाले एक साथ ले लो, तो y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। ये बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया AB। आ गई बात समझ में? तो बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, अगर कभी आपको 2 पॉइंट्स दिए हों, इनिशियल और फाइनल, तो क्या आप हमेशा बार बार यही करोगे? पहले OB वेक्टर निकालोगे, फिर उसमें से OA वेक्टर को माइनस करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। वैसे तो यही होना चाहिए, लेकिन ये फाइनल आंसर देख के पैटर्न हाथ में क्या लगा? कुछ नहीं करना, सीधा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। बात समझ में आ गई? या फिर ये पूरा करोगे? ये लॉन्ग मेथड तो मैं तुम्हें बता दिया, पर इसमें तुमको ये वाली बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपको AB वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? OB माइनस OA करोगे। समझ गए? ये रही OB की वैल्यू, ये रही OA की वैल्यू, माइनस कर दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे, ये दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे। यदि समझ में आ रहा है? अब आप चेक करो, x2i माइनस x1i, i कॉमन ले लो तो x2 माइनस x1 ही तो बचेगा। ऐसे यहाँ पे y2 माइनस y1 कर दो, j कॉमन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अब आपको जब भी AB वेक्टर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना हो, ये पूरा काम करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? फॉर एग्जांपल मान लो बच्चों ये है पॉइंट 9 कॉमा y2 कितना हो गया? 5, और ये मान लेते हैं ये है अपना 3,8। ठीक है? तो अब बच्चों बताओ AB वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? AB वेक्टर फाइंड करने के लिए सीधा ये वाले कोऑर्डिनेट्स में से ये वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, तो 9 माइनस 3 i कैप प्लस 5 माइनस 8 j कैप। तो आपके पास AB वेक्टर कितना आ गया? 6i माइनस 3j, क्योंकि वो माइनस का 3 बचेगा वहां पे, तो माइनस 3j। ये आपका आ गया AB वेक्टर। क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर हो गया? चले आगे। इसके अलावा मैं तुम्हें आज पोलर और एक्सियल वेक्टर के बारे में समझा देता हूं। एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल या पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है फाइनल पॉइंट। जैसे मैंने अभी बताया फोर्स 4 सेंटीमीटर की लाइन 40 न्यूटन, डायरेक्शन भी बता रहा है, इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है, और एक डायरेक्शन है कि भाई इस जगह एप्लीकेशन होने जा रहा है उसका, इधर की तरफ वो फोर्स लग रहा है। या जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो पता लग रहा है कि इधर से इधर तक गया एक डायरेक्शन के साथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है। समझ में आ गया? ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। यानी कि द वेक्टर्स which have an initial point and a point of application are called polar vectors. एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा। मतलब ऐसे समझ लो, मैंने ऐसे एक लाइन बनाई तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका एंड पॉइंट हो गया, ये जो टेल लेंथ है ये हमको क्या बता रहा है बच्चों? मैग्नीट्यूड, और ये हमको डायरेक्शन बता ही रहा है।
और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बता रहा है कि इधर की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है और फोर्स जाके उसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, तो ये पोलर वेक्टर हो गए जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमको दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है बच्चों एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी वजह से एक रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? रोटेटिंग इफेक्ट, ऑब्जेक्ट घूम जाएगा। लेकिन ये वेक्टर ऐसा नहीं है कि रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये वेक्टर ऐसे सर्कुलर पाथ में या कर्व मोड पे लग रहे हैं। जो भी सर्कल बनेगा या कर्व बनेगा उसका कोई एक्सिस तो होगा। जैसे पंखा अगर घूमता है तो उसके सेंटर से एक एक्सियल लाइन पास हो रही है। ये वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में काम करते हैं। एक्सियल वेक्टर किसी भी रोटेशनल ऑब्जेक्ट के या रोटेशनल, एक तो ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, पहला पॉइंट क्या है कि ये वेक्टर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो जिस भी सिमेट्री में ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जहां भी रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसके एक्सिस में काम करेगा ये वेक्टर। समझ में आ गया? तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। समझ में आ गया? A vector which produces rotational effect and acts on the axis of rotation are called axial vectors। समझ में आ गया? और इसमें डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब आप इसकी जो मैंने, अच्छा ये वाली डेफिनेशन तो समझ में आ गई ना? एक ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है लेकिन जो रोटेशन हो रहा है उसके एक्सिस में काम करेगा। ठीक है, डायरेक्शन किससे फाइंड की जाएगी इसकी? राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये क्या होता है भैया, अभी बताता हूं। उससे पहले इसके एग्जांपल समझ लो। इसके एग्जांपल क्या क्या है बताओ? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, और बताओ। टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। समझ में आ गया? अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे कोई चीज अगर घूम रही है ऐसे तो उसका एक्सिस बीच में ही होगा, तो एक्सिस में ये वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? उसके लिए लगेगा बच्चों राइट हैंड स्क्रू रूल। तुम लोग राइट हैंड वाले हो या लेफ्ट हैंड वाला है कोई तुम में से? राइट ही हो ना बच्चों? राइट हैंड से जब कोई चीज को टाइट करते हो, कसते हो, तो हाथ कैसे घूमता है? कसो। बॉटल का ढक्कन कैसे बंद करते हो? करो। नल बंद कैसे करते हो? ऐसे करते हो। आप चेक करो, जब आप उसको टाइट कर रहे हो ऊपर से देखो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब आप इमेजिन करो जब आप उसको टाइट कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? बॉटल का ढक्कन टाइट करते हो तो नीचे जाता है या ऊपर आता है? पक्का? तो यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। समझ में आ गया? और जब बच्चों आप कोई चीज को खोलते हो तब क्या होता है? ऊपर आता है। तो इसमें यही आपको याद रखना है। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर कोई चीज ऐसे घूम रही है, समझ पा रहे हो? क्लॉकवाइज है। तो आप चेक करो, आप ऊपर से टाइट कर रहे हो तो इसका जो एक्सियल वेक्टर होगा इसके एक्सिस पे सेंटर से काम करेगा ऐसे, तो ये कहां जाएगा? नीचे या ऊपर? नीचे। आगे समझ में? और ऐसे ही अगर मान लो कोई प्लेन है, इस प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है जैसे एंटी क्लॉकवाइज,
अब आप चेक करो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसको मैं खोल रहा हूं, है ना? तो इसका जो एक्सिस होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सियल वेक्टर। आगे समझ में? तो वेक्टर कौन सा है इसमें से जो घूम रहा है, वो वाला या जो रेड लाइन है? जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है वो है एक्सियल वेक्टर, क्योंकि वो ही एक्सिस पे काम कर रहा है। और वो नीचे जाएगा या ऊपर, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा राइट हैंड स्क्रू रूल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। अभी वेक्टर से कहानी खत्म नहीं हुई है, पूरे चैप्टर में वेक्टर ही वेक्टर है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके बाद उनका एडिशन, फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट, उसके बाद जाकर कहीं प्रोजेक्टाइल आएगा। समझ में आ गया? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और इसके नोट साथ के साथ बनाना, पिछली बार की तरह अधूरे मत छोड़ना, ठीक है?